हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अगले अध्याय गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। देखा जाए आज का टॉपिक है गरीबी, तो उनसे संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे और ऐसा पढ़ाई करेंगे कि देखते ही देखते जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसे याद हो जाए। तो देखा जाए गरीबी कह रहा है कि गरीबी वह आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि गरीबी वह आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति है जिसमें मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, ये मूलभूत आवश्यकता में कौन है, जिस तरह से हम लोग आम भाषा में रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, वही अर्थ है जिसमें भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये जो तीन है, कौन कौन, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया और आवास, ये जो मूलभूत आवश्यकताओं से जो वंचित होता है वही गरीबी के कहलाता है और गरीबी के अंडर में आता है। तो हम लोगों ने गरीबी के बारे में देखा। उसके बाद गरीबी के बारे में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने क्या कहा कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। यानी कहने का मतलब जो है गरीबी क्या है, यह क्षमताओं का अभाव है। उनका मानना था कि गरीबी दूर करने में मौद्रिक आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह मात्र एक उपकरण है, कौन, मौद्रिक आय, जो क्या होता है विभिन्न परिस्थितियों एवं शर्तों पर निर्भर करती है। जैसे क्या होना चाहिए, व्यक्ति विवेकशील होना चाहिए, समाज प्रगतिशील होना चाहिए, प्राकृतिक विपदाएं नहीं होना चाहिए। तो ये था अमर्त्य सेन का मानना कि गरीबी क्या है, क्षमताओं का अभाव है, जिसमें उन्होंने क्या माना। उसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या कहा गया, कह रहा है कि गरीबी बहुआयामी है। यानी इसके द्वारा कहा गया कि गरीबी क्या है, यह एक बहुआयामी है। यानी बहुआयामी निर्धनता सूचांक के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में 10 मानकों को माना। इस 10 मानकों में उन्होंने क्या क्या रखा है, उन्होंने भोजन को रखा है, वस्त्र को रखा है, आवास को रखा है, शिक्षा को रखा है, स्वास्थ्य को रखा है, बैंकिंग सुविधाओं तथा स्वच्छ जल, स्वच्छ पेयजल, इन सभी 10 प्रकार के मानकों को रखा है। और उसे ही इन्होंने क्या कहा कि गरीबी बहुआयामी है, और उस बहुआयामी निर्धनता में उन्होंने 10 सूचांक को माना। उसके बाद करा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है गरीबी आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता है। जो ILO के द्वारा कहा गया है कि गरीबी क्या है, आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता है। ये आधारभूत आवश्यकताएं कौन, वही आधारभूत आवश्यकताएं जो क्या है, इंसान या कोई व्यक्ति का जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें भोजन, वस्त्र और आवास संबंधित और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसके प्राप्ति में जो अक्षम है यानी सक्षम नहीं है, वही क्या है, गरीबी है। यह किसका कहना था, ILO को। उसके बाद है कि नीति आयोग। तो इन परिस्थितियों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि गरीबी क्या है। गरीबी जो है मानव की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा ना होने से क्या होता है, कष्ट तथा दुख झेलने पड़ते हैं और स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता की हानि होती है। और यही हानि क्या करता है, बीमारी और अक्षमता उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असहाय बना देती है। और यही असहाय बनाने के कारण वह निर्धन ही रह जाता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता में ही जन्म लेता है और निर्धनता में ही मर जाता है। तो आज गरीबी कहने का मतलब एक वह स्थिति है जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, मानव को कष्ट तथा दुख झेलने पड़ते हैं, जो स्वास्थ्य और कार्यकुशलता में हानि पहुंचाती है। और यही स्वास्थ्य और कार्यकुशलता के हानि होने के कारण क्या होता है, उसकी क्षमताओं का विकास नहीं होता है। यही स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता के हानि होने के कारण बीमारी एवं अक्षमता उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असहाय बना देता है। और यही असहाय क्या करता, उसे निर्धनता की ओर ले जाता है।
और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वह निर्धन ही रह जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वह निर्धनता में ही जन्म लेता है और निर्धनता में ही मर जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे दूर करने के लिए विभिन्न प्रोफेसर, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या अपना मत दिया। तो देखा जाए नीति आयोग का क्या कहना था कि जीवित रहने, स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकता को ही इन्होंने क्या कहा, गरीबी कहा। यानी जीवित रहने के लिए इन्होंने क्या बोला, जैसे पानी और भोजन का अति आवश्यक है, उसको इन्होंने मानक दंड लिया। उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, पोषण, ऊर्जा, प्रोटीन और विटामिन, ये सभी का होना जरूरी है। उसके बाद दक्षता के लिए क्या होना चाहिए, आवास, वस्त्र, बैंकिंग सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सभी को उन्होंने आवश्यकता माना और इन सभी को जिसे यह प्राप्त नहीं होता वह गरीबी कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा नीति आयोग के अनुसार क्या, जीवित रहने, स्वस्थ रहने तथा दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकता के नीचे रहने वाले लोग को गरीबी का। उसके बाद गरीबी, अब देखा जाए गरीबी के जो प्रकार हैं वह गरीबी को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। एक जो निरपेक्ष गरीबी है उसे हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं और सापेक्ष गरीबी को रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग क्या है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी क्या है, यह जो है निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं, यह बुनियादी आवश्यकताओं में कौन कौन हो गया, भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का जो अभाव होता है वही निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा निरपेक्ष गरीबी में हम लोगों ने देखा कि निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य को मूलभूत आवश्यकताएं जिसमें भोजन, स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ स्वास्थ्य एवं शिक्षा का जो अभाव होता है वही क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। और गरीबी की माप के लिए सर्वप्रथम जो निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया वह खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक आर वायड के द्वारा 1945 ईस्वी में। तो ध्यान में रखेंगे, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आर वायड कौन थे। तो आर वायड कौन थे, यह क्या थे, खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक थे जिन्होंने पहली बार क्या किया, गरीबी की माप के लिए इन्होंने निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कब, 1945 ईस्वी में। तो ध्यान में रखेंगे गरीबी के माप के लिए निरपेक्ष मान का सर्वप्रथम आर वायड के द्वारा 1945 ईस्वी में क्या किया गया, बताया गया, जो क्या थे, किसके थे, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के महानिदेशक थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे निरपेक्ष गरीबी में हम लोगों ने देख लिया, निरपेक्ष गरीबी में हम लोगों ने क्या देखा कि निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, मूलभूत में भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं का अभाव होता है। और सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, समाज के जो औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को ही सापेक्ष गरीबी कहते हैं। यानी इसमें क्या कहता है, औसत समाज के व्यक्ति को लिया जाता है जिसमें आय तथा संपत्ति के अभाव को देखा जाता है। तो इसमें हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि व्यक्तियों के आय एवं जीवन स्तर की तुलना जब समाज के औसत व्यक्तियों से की जाती है तब वही क्या कहलाता है, सापेक्ष गरीबी। यानी सापेक्ष से अगर इसका इंग्लिश देखेंगे तो इसका इंग्लिश क्या था, सापेक्ष का यह था रिलेटिव पॉवर्टी। तो उससे अर्थ ही निकलता है किसी के सापेक्ष, तो औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को ही सापेक्ष गरीबी कहते हैं। यानी दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं व्यक्तियों के आय और जीवन स्तर की तुलना जब समाज के अन्य औसत व्यक्तियों से की जाती है तब वही सापेक्ष गरीबी कहलाता है। सापेक्ष गरीबी को मापने के संबंध में लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो सापेक्ष गरीबी है उसे मापने के लिए लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक
पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह लॉरेंज वक्र कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है। ऑप्शन में आपको दे देगा निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, गरीबी। तो आप ध्यान में रखेंगे जो लॉरेंज वक्र है उसका जो संबंध है सापेक्ष गरीबी को मापने के संबंध में। यह लॉरेंज वक्र कौन थे? यह जो लॉरेंज वक्र थे यह क्या थे? यह प्रोफेसर थे जो 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज इनका नाम था। इनके द्वारा 1905 ईस्वी में यह पद्धति दिया गया। इसमें क्या होता था, एक ग्राफ को बनाया गया था। इस प्रकार से ग्राफ होता था। यह जो लॉरेंज वक्र है यह किनके द्वारा दिया गया? यही प्रोफेसर ओ लॉरेंज, जो लॉरेंज वक्र के नाम से जाना गया, तथा गिनी गुणांक का प्रयोग किया गया। गिनी गुणांक क्या था? गिनी गुणांक क्या था कि जो लॉरेंज वक्र का जो गणितीय मान था या जो इस प्रकार से जो ग्राफ दिया गया था इसका जो गणितीय मान था वही गिनी गुणांक कहलाया है। गिनी गुणांक मुख्यतः जो 1912 ईस्वी में यह क्या थे? इटालियन संख्याकविद थे, एक प्रोफेसर थे। तो उन्होंने गिनी गुणांक जो दिया हुआ है 1912 ईस्वी में सिद्धांत को दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने गरीबी के प्रकार में देखा, एक निरपेक्ष गरीबी, एक सापेक्ष गरीबी। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज क्या कि गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत। तो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत यह सबसे पहले प्रोफेसर रेगनर नर्कसे के द्वारा दिया गया। क्या इन्होंने बताया कि गरीबी के दुष्चक्र यानी विशियस सर्किल क्या है गरीबी का, आखिर गरीबी क्या है, इसका जो मेन विशियस चक्र क्या है, तो उसे उन्होंने परिभाषित किया। वह उन्होंने एक सर्किल के माध्यम से, एक धुरी के माध्यम से उसके चारों ओर व्याप्त परिस्थिति को बताया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत, गरीबी दुष्चक्र का सिद्धांत, विशियस सर्किल। और यही विशियस सर्किल किनके द्वारा दिया जाता है? प्रोफेसर रेगनर नर्कसे के द्वारा। यह विशियस सर्किल गरीबी के दुष्चक्र में इन्होंने 8 सिद्धांत को, 8 को पैमाना माना, 8 बिंदु को। प्रथम उन्होंने क्या कहा कि संसाधनों का अभाव, जो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत, यह मुख्यतः इन्होंने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में यह अत्यधिक व्याप्त है। और यह जो क्या है विशेष सर्किल है, क्या है वह जो पैमाना इन्होंने दिया, प्रथम उन्होंने कहा कि संसाधनों का अभाव, संसाधन क्या है, उसका अभाव है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला कम उत्पाद। अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, उत्पाद भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है। उसके बाद आर्थिक गतिविधियों का कम होना, और जो आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि यानी जो लेन देन, क्रय विक्रय की जो क्षमता है वह भी क्या है, उसकी गतिविधि भी कम होना। तीसरा उन्होंने कारण दिया। चौथा उन्होंने कहा कि रोजगार का कम होना, रोजगार भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाना, यह भी एक क्या था, विशियस सर्किल का एक कारण, चौथा कारण था। पांचवा उन्होंने क्या कहा कि कम आय का प्राप्त होना, यानी जो आय है वह भी कम प्राप्त होना, उस मात्रा में पर्याप्त ना होना जो देश में पर्याप्त जनसंख्या है। तो क्या होना, कम आय का प्राप्त होना। उसके बाद छठा उन्होंने बताया कम बचत, और छठा क्या, कम बचत का भी होना। जब ना ही तो पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, ना ही पर्याप्त मात्रा में उत्पाद हो रहा है, तो स्वाभाविक है जब आय कम प्राप्त हुआ तो आपको कम बचत भी प्राप्त होगा। उसके बाद कम निवेश, निवेश का भी कम होना। तो उसके बाद आठवां इन्होंने बताया यही है गरीबी, और इसी से निकलकर क्या आया, गरीबी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, प्रोफेसर रेगनर नर्कसे के द्वारा क्या दिया हुआ, गरीबी का दुष्चक्र, विस्कस सर्किल जो बताया गया है, उन चक्र को हम लोगों ने समझा। तो ध्यान में रखेंगे कि जो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नर्कसे के द्वारा जो दिया गया, उसमें से 8 सिद्धांतों को हम लोगों ने देखा। पहला क्या देखा हम लोगों ने, संसाधनों का अभाव। दूसरा कम उत्पादन। तीसरा आर्थिक गतिविधि का कम होना। चौथा रोजगार का कम होना। पांचवा आय का प्राप्त ना होना। बचत कम होना, जब बचत कम हुआ तो कम निवेश होना, और वही परिस्थिति क्या करता है, गरीबी की ओर ढकेलता और ले जाता। तो उन्होंने कहा कि इस दुष्चक्र से यानी इस विशियस सर्किल से निकलने का मात्र एक उपाय है। क्या उपाय है कि जब तक क्या हो, यह नहीं टूट सकता है जब तक अतिरिक्त निवेश ना किया जाए। यानी यह विशियस सर्किल तभी टूट सकता है जब क्या हो, अतिरिक्त निवेश किया जाए। तब भारत सरकार ने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना और चलाना स्टार्ट किया। तो ये हम लोगों ने गरीबी से रिलेटेड देखा। उसके बाद
क्या है? गरीबी रेखा। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गरीबी रेखा क्या है? वह रेखा जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है। यानी गरीबी रेखा क्या है? प्रति व्यक्ति को प्रति मासिक जो औसत व्यय को प्रदर्शित करता वही गरीबी रेखा कहलाता है। इससे व्यक्ति के न्यूनतम जो व्यय होता है वह देखा जाता है कि व्यक्ति का प्रति मासिक या प्रतिदिन का न्यूनतम व्यय क्या है, तो उसी को क्या कहते हैं? गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा से क्या होता है? प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को व्यक्त करती है और एक पैमाना रखा जाता है, एक कहने का मतलब एक सीमा बिंदु का निर्धारण किया जाता है। गरीबी रेखा को मापने के लिए एक क्या था? एक सीमा बिंदु का निर्धारण किया जाता है जिसे कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। मान लेते हैं कि वह कट ऑफ पॉइंट रखा गया 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मासिक आय, वह कट ऑफ पॉइंट रखा दिया गया। अब देखा गया कि जो 500 रुपये कट ऑफ पॉइंट रखा गया है, 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मासिक आय, अगर उससे कम जो क्या कर रहा हो, व्यय कर रहा हो, वह क्या हो गया? वह गरीबी रेखा के नीचे में आ गया, जिसे हम लोग बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर जो 500 रुपया जो रखा गया था कट ऑफ पॉइंट, उससे ऊपर जो खर्च कर रहा वह क्या हो गया? व्यय कर रहा, वह हो गया धनी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गरीबी रेखा वह बिंदु है जो किसी क्षेत्र को क्या करता है? दो भागों में विभाजित करता है, एक धनी क्षेत्र को और एक निर्धन क्षेत्र को। तो इस तरह से हम लोगों ने गरीबी रेखा के बारे में समझ लिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी गरीबी रेखा के गणना का जो कार्य है, सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकार की साझेदारी से यह किया गया था। और अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो यह ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो नीति आयोग के टास्क फोर्स, यानी नीति आयोग के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसे हम लोग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय कहते हैं, जिसे मॉस्पी के नाम से जाना जाता है। तो इसी के द्वारा क्या कहता है? गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा निर्माण एक टास्क फोर्स जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यानी मॉस्पी के द्वारा वर्तमान में किया जाता है। तो तीन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ देखा। पहला गरीबी रेखा को हम लोगों ने समझा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो गरीबी रेखा है उसके गणना का कार्य किस प्रकार से पहले कौन करता था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता था राज्यों के सहमति से। उसके बाद अभी वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा निर्माण टास्क फोर्स, जिसे हम लोग मॉस्पी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद भारत में गरीबी का अनुमान। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो गरीबी का अनुमान है वह दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी का अनुमान किस तरह से लगाया गया, और स्वतंत्रता के बाद जो गरीबी का अनुमान था वह किस प्रकार से लगाया गया। तो स्वतंत्रता से पहले यह कुछ पॉइंट है और स्वतंत्रता के बाद कुछ पॉइंट है जो क्या किए? उन्होंने गरीबी का अनुमान लगाया। तो हम लोग अध्ययन करते हैं स्वतंत्रता पूर्व किस प्रकार से गरीबी का अनुमान लगाया। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, हम लोग इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कई क्लासों में कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहली बार क्या किया गया था? 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई थी। तो यही जिसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा दादा भाई नौरोजी ने सन 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति 20 रुपये क्या बताया था? औसत व्यय बताया था। औसत जो आय था वह 20 रुपये था। उसके बाद 1938 ईस्वी में यह क्या था? जो कांग्रेस नियोजन था 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में क्या किया गया था? कांग्रेस नियोजन लाया गया था। इससे पहले के क्लास में भी हम लोगों ने देखा। तो अगले बार जो है क्या किया गया? गरीबी का अनुमान इन्हीं के माध्यम से, सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से क्या किया गया? एक एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमेटी का निर्माण किया गया और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो इस समिति के द्वारा क्या किया गया? उस समय 15 से 35 रुपये के बीच जो औसत निकाला गया था, औसत आय प्रति व्यक्ति। उसके बाद बम्बई योजना, जो हम लोग जानते हैं कि बम्बई प्लान क्या था? बम्बई योजना जो 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या किया गया था? 10,000 करोड़ की निवेश की बात की गई थी और इसमें प्रति व्यक्ति के आय को दुगना करने की बात की गई थी। तो बम्बई प्लानिंग के द्वारा भी क्या कहता है? एक
उस उद्योगपतियों के सहयोग से प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, तो वह 75 रुपया प्रति वर्ष इसमें देखा जाता है। तो इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो क्या था, गरीबी का अनुमान इन लोगों के द्वारा इन माध्यम से लगाया गया। अब भारत आज़ाद होता है, तब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद जो है गरीबी का अनुमान किन किन समितियों के द्वारा किन की अध्यक्षता में किया जाता उसे हम लोग समझेंगे। एक है डी.आर. गडकिल समिति। तो जो डी.आर. गडकिल समिति है, यह डी.आर. गडकिल के नेतृत्व में योजना आयोग की सहायता से क्या किया गया, 1962 ईस्वी में समिति का गठन किया गया। और यह समिति क्या किया, प्रति व्यक्ति आय जो है लगाया, प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपये। कौन बताया, यह डी.आर. गडकिल समिति स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम बार क्या क्या योजना आयोग के सहायता से 1962 ईस्वी में किनके अध्यक्षता में, डी.आर. गडकिल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। जो डी.आर. गडकिल समिति का है, इन्होंने कितना बताया, यह 20 रुपये प्रति माह बताया। उसके बाद आते हैं अगला 1971 ईस्वी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, यानी 1971 ईस्वी में क्या होता है, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से क्या किया जाता है, मतलब राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे 1971 में वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, इन्हीं को हम लोग NSS के नाम से जानते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे। तो 1971 में वैज्ञानिक विधि द्वारा, जिसमें कौन होते हैं, किनकी अध्यक्षता में, दांडेकर और रथ, एन रथ होते हैं और दांडेकर जी होते हैं, जो दांडेकर रथ फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। कौन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दांडेकर रथ फार्मूला के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या किया गया था, न्यूनतम कैलोरी का माप रखा गया था। इसमें क्या किया गया था, जो गरीबी रेखा मापने का जो अनुमान है, इसमें क्या किया गया, न्यूनतम कैलोरी को खपत, इसको आधार माना गया था। उसके बाद 1979 ईस्वी में वाई के उलग के नेतृत्व में क्या किया गया, योजना आयोग की सहायता से एक समिति की अध्यक्षता की गई वाई के उलग के द्वारा, जो वाई के उलग समिति के नाम से जाना गया। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिसका कैलोरी यानी जो खपत है प्रतिदिन का, वह 2400 कैलोरी से अगर कम वहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों को कैलोरी मिल रहा है, तो वह गरीबी रेखा के नीचे आएगा। और शहर में 2100 कैलोरी को उन्होंने मानदंड दिया प्रतिदिन। तो इस तरह से क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न समितियों के द्वारा किस तरह से गरीबी का अनुमान किया गया, उसे हम लोग देख रहे हैं। तो वाई के उलग के द्वारा क्या किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का प्रतिदिन खपत का यह मानदंड तय किया गया। उसके बाद क्या होता है, यह भी उतना व्याप्त नहीं होता, फिर योजना आयोग के अध्यक्ष में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया जाता है। यह सुरेश तेंदुलकर समिति योजना आयोग के सहयोग से 2004 में इसकी गठन किया जाता है और यह अपना रिपोर्ट 2009 में सौंपता है। जब यह अपना रिपोर्ट सौंपता है, तब यह क्या करता है, सुरेश तेंदुलकर समिति, यह जो है, यह भी न्यूनतम यानी खपत कैलोरी की बात करता है। उसके साथ साथ में इन्होंने बताया, क्या बताया, कि जिसका 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह का ग्रामीण क्षेत्र में इनकम है, वह गरीबी रेखा के नीचे आएगा। यानी जिसका 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से नीचे अगर आय होगा तो वह गरीबी रेखा में आएगा, और शहर में जिसका 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से नीचे आएगा वह क्या होगा, गरीबी कहलाएगा। तो यह सुरेश तेंदुलकर समिति, तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, यह गरीबी से है। गरीबी निकालने के लिए, गरीबी का अनुमान करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित किसके, सुरेश तेंदुलकर समिति, यानी सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जो सुरेश तेंदुलकर समिति कहलाया। तो 2004 में गठन किया गया, 2009 में रिपोर्ट दिया। इन्होंने क्या मानदंड दिया, इन्होंने बोला कि ग्रामीण स्तर को उन्होंने प्रति व्यक्ति और प्रति माह जो पैमाना दिया वह 816 रुपये दिए, और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये। उसके बाद क्या होता है, सी रंगराजन समिति। यह जो सी रंगराजन समिति है, क्या किया जाता है, 2011-12 में जो सुरेश तेंदुलकर समिति था,
क्या होता है, इसका रिपोर्ट NSSO के द्वारा मंगाया जाता है, जिसमें क्या होता है, कंट्राडिक्ट हो जाता है, विवादास्पद हो जाता है। तो उसके बाद यही श्री सी रंगराजन समिति यानी सी रंगराजन की अध्यक्षता में योजना आयोग के सहयोग से क्या किया जाता है, सी रंगराजन समिति का गठन किया जाता है। 2012 में गठन किया जाता है और 2014 में यह अपना रिपोर्ट योजना आयोग को देता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें रंगराजन समिति में क्या होता है, इसमें तो इन्होंने कैलोरी पोषण पैमाना के लिए कैलोरी को तो मानदंड माना ही माना, कैलोरी के साथ साथ में प्रोटीन और वसा को भी स्थान दिया पोषण मानक में। तो इन्होंने क्या बताया, सी रंगराजन समिति ने, इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र का पैमाना बताया यह 972 रुपया, यानी प्रति व्यक्ति प्रति माह जिस व्यक्ति का 972 रुपये से कम आय है वह क्या होगा, वह गरीबी का के क्षेत्र में देखा जाएगा, वह गरीब कहलाएगा। उसके बाद शहरी क्षेत्र में क्या बताया कि जिस व्यक्ति का 1407 रुपये से प्रति व्यक्ति प्रति माह कम है वह क्या होगा, गरीबी के अंडर में आएगा। तो इस तरह से सी रंगराजन समिति में हम लोगों ने देखा कि 972 और शहरी क्षेत्र में 1407। उसी के अपोजिट सुरेश तेंदुलकर समिति में जो रिपोर्ट दिया उसमें 816 रुपया और शहर में 1000 रुपया, और सी रंगराजन में 972 रुपया और 1407 रुपया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि भारत में गरीबी का अनुमान स्वतंत्रता पूर्व किस तरह से लगाया गया, स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्ति के बाद किन किन समितियों को गठन करने के बाद इसका अध्ययन किया गया और रिपोर्ट दिया। तो उसे हम लोगों ने विस्तार से देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्धनता उन्मूलन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो कुछ कार्यक्रम चलाया जा रहा है उस कार्यक्रमों को देखेंगे, जिनसे प्रश्न विभिन्न एग्जामों में यानी लगभग हर एक एग्जाम्स में इससे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग अध्ययन करेंगे कि निर्धनता उन्मूलन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगे कुछ कार्यक्रमों को देखेंगे। पहला है सार्वभौमिक आधारभूत आय। जो है सार्वभौमिक आधारभूत आय, यह जो है किसकी अध्यक्षता में, यह प्रोफेसर गाई एस्टलिंग की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। किसका, सार्वभौमिक आधारभूत आय, यह कार्यक्रम को लाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर गाई एस्टलिंग के द्वारा किया जाता है। इन्होंने बोला कि अतिरिक्त आय के द्वारा ही, यानी जब अतिरिक्त आय हो तभी क्रय शक्ति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कौन बोले, यह सार्वभौमिक आधारभूत जो आय था कार्यक्रम को लाया गया। इसमें क्या किया गया, अतिरिक्त आय के माध्यम से क्रय शक्ति की क्षमता में विस्तार की बात की गई। उसके बाद अगला आया, एक आया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना। यह जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना था यह 2012-13 में लगभग 150 जिलों में लागू किया गया। उसके बाद 12-13 में तो 150 जिलों में लागू किया गया। उसके बाद 2017-18 में इसमें बात किया गया था 90 लाख निवेश करने की और इन्वेस्ट करने की। तो आप यह ध्यान में रखेंगे, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना है यह आजीविका योजना के भी नाम से जाना जाता है और बाद में यह योजना मनरेगा में विलय कर दिया गया। कौन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना। उसके बाद हम लोग देखेंगे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यह क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसमें क्या किया गया था, संपूर्ण ग्रामीण और रोजगार योजना में इसमें केंद्र तथा राज्यों के समन्वय, जिसमें केंद्र 87.5% और राज्य 12.5% के अनुपात में क्या किया था, दोनों के बीच सामंजस्य हुआ था। यानी निवेश, यानी 87.5% केंद्र देगा और 12% कौन देगा, राज्य देगा। तो इस दोनों के अनुपात में निवेश करने के लिए यानी उठाने के लिए क्या किया गया था, इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को लाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो केंद्र तथा राज्यों के सहयोग से, जिसमें केंद्र सरकार 87.5% और राज्य सरकार 12.5% के अनुपात में क्या किया था, इस कार्यक्रम को लाया था। उसके बाद अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, यह प्रधानमंत्री के द्वारा खासकर शिक्षित जो बेरोजगार हैं उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लाया गया था, जिसमें शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने की बात की गई थी। तो ध्यान में रखेंगे, पहला हम लोगों ने देखा सार्वभौमिक आधारभूत आयोग जो प्रोफेसर गाई एस्टलिंग के
अध्यक्षता में गठित की गई, जिसमें क्या किया गया, अतिरिक्त आय को निवेश करने के माध्यम से क्रय शक्ति की क्षमता में बढ़ाया जा सकता है, बोला गया। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, जो आजीविका योजना के भी नाम से जाना गया, जिसमें हम लोगों ने देखा शुरुआत में 12-13 में 150 जिलों में लागू किया गया। फिर 2017-18 में लक्ष्य रखा गया था 90 लाख लोगों को इसमें क्या किया जाए, रोजगार दिया जाए। उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच 87.5% केंद्र का, 12.5% राज्य का अनुपात के रूप में लाया गया। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात की गई। उसके बाद है कुछ और भी है, तो आपको यहाँ पर वीडियो में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना होता है, यह क्या होता है, 26 मार्च 2020 को कोविड-19, जिसे हम लोग कोरोना के आपदा काल में प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा किया जाता है। तो यह खासकर कोविड-19 के महामारी को देखते हुए जो लॉकडाउन में के कारण उत्पन्न परिस्थिति हो गया था, उसी को मद्देनजर देखते हुए कौन सा लाया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लाया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, यह कब किया जाता है, 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया जाता है, जिसमें क्या होता है, यह 30 जून 2020 से नवंबर 2020 तक इसको विस्तारित किया जाता है। जून से नवंबर, 30 जून 2020 से नवंबर 2020 तक विस्तारित किया जाता है। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस लिए लाया जाता है, यह कोविड-19 महामारी के उत्पन्न हो जाने के कारण, जो उत्पन्न परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण यह क्या क्या था, कार्यक्रम को लाया जाता है, जिसमें क्या क्या किया जाता है, कुछ कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे। इसमें क्या आता है, प्रति परिवार को प्रति यूनिट को 5 केजी चावल या गेहूं, साथ में 1 केजी दाल की बात की जाती है। उसके बाद भारत के हर एक महिलाओं के खातों में जन धन योजना अकाउंट के तहत 500 रुपया 3 महीने के लिए, लगभग अप्रैल मई जून 3 महीना के लिए 500 रुपये दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो वृद्ध हैं तथा विधवाएं हैं तथा दिव्यांग हैं, उनके अकाउंट में क्या किया गया था, 1-1 हज़ार रुपया सहयोग राशि के रूप में प्रदान किया गया था। तो इसमें लगभग बात की जाए तो लगभग 17 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का पैकेज लाया गया था भारत सरकार की ओर से। तो उसके बाद एक और है जो गरीब कल्याण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बाद एक है गरीब कल्याण रोजगार योजना। यह जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है, यह किस लिए लाया गया था, यह जो है खासकर जो प्रवासी थे, प्रवासी मजदूरों के लिए यह लाया गया था, यानी जो जिनका काम छूट गया था, यानी इस कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति के कारण जो प्रवासी मजदूर थे, उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था, गरीब कल्याण रोजगार योजना को लाया गया था 20 जून 2020 ईस्वी को। इसमें प्रवासियों को रोजगार देने की बात की गई थी। इसमें है जो बात किया गया था 50 करोड़ निवेश की बात की गई थी, जिसमें खासकर 6 राज्य, कौन कौन, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, इन 6 राज्यों में क्या किया गया था, यह जो 50 करोड़ है उसे निवेश करने की बात की गई थी। इसमें लगभग 25,000 से अधिक जो प्रवासी मजदूर हैं उसे रोजगार देने की बात की गई थी। और इस गरीब कल्याण रोजगार योजना का जो अगर पूछा जाए इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो ये बिहार के खगड़िया जिले के कौन सा गांव है, तिल करके कोई गांव है, तो आप इतना ध्यान में रखेंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे इस योजना का जो प्रारंभ है कहाँ से किया गया, वह बिहार के खगड़िया जिले के से इसका प्रारंभ किया जाता है। तो आज हम लोगों ने गरीबी से रिलेटेड, गरीबी क्या होता है, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा गरीबी का क्या क्या परिभाषा दिया गया और गरीबी किस कारण से समाज में व्याप्त है, तथा किस तरह से गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, क्या उसका मानदंड रखा गया, तथा गरीबी का अनुमान स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार से किन किन लोगों के द्वारा किया गया, तथा भारत सरकार के द्वारा इन गरीबी उन्मूलन को हटाने के लिए
कौन कौन से कार्यक्रम चलाएंगे, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और जिन लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया वो 1 से 2 बार क्लास को देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तथा इससे रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे आप बना लेंगे और धीरे धीरे हम भी ऑब्जेक्टिव सेशंस डाल ही रहे हैं। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास देखने के लिए धन्यवाद।